नमस्कार, जय जिनेंद्र. मी गोपाळ कुलकर्णी माध्यम वृत्त सेवेमध्ये आपलं स्वागत करतो. आज आपण एक वेगळा व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहोत. भारतीय जैन संघटना या संघटनेचा हा व्हिडिओ आहे. भारतीय जैन संघटनेच्या लातूर जिल्हा शाखेच्या वतीने एक आगळा वेगळा उपक्रम लातूरमध्ये नुकताच आयोजित करण्यात आला होता. यामध्ये विविध गुणवंत विद्यार्थ्यांचा या कार्यक्रमाचे खास आकर्षण होते ते अल्पसंख्याक विभागाचे अभ्यासक व राष्ट्रीय प्रमुख निरंजन जुवा जैन हे. निरंजन जुवा जैन यांनी या कार्यक्रमामध्ये अत्यंत अभ्यासू मुद्दे मांडत अल्पसंख्याकांना मिळणारे लाभ, शिष्यवृत्ती, केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना तसेच आदी अत्यंत उपयुक्त माहिती त्यांनी शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यासपूर्ण विवेचन करून मांडली. भारतीय जैन संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष हस्तिमल बंब तसेच लातूरातील सुप्रसिद्ध कर सल्लागार सुनील कोचेटा तसेच सौ कांचनमाला संघवे आदींची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती. अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अनुराग जैन, सुरेश जैन, कमल शेठ चापशी तसेच उदगीरकर यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती. वर्धमान जैन श्रावक संघ के अध्यक्ष आदरणीय सुमतीराजी जैन, सुमतीराजी शाहजेठ साहेब यांचे हार्दिक स्वागत. तसेच श्री स्थानकवासी जैन संघ लातूरचे अध्यक्ष आदरणीय श्री हसमुखभाई शाह यांचे मी हार्दिक स्वागत करतो विजय करते. तसेच तेरापंथी संघ लातूरचे अध्यक्ष आदरणीय सुरेशजी जैन साहेबांचे मी हार्दिक स्वागत करतो. आपल्या सर्वांना माहितीच आहे आमदार हे जिल्हाध्यक्ष आहे. त्यानंतर परभणीहून आलेले निरंजनजी पाळ यांचं स्वागत सुरेंद्र कंधारकर करतील. त्यानंतर सुरेशजी कोचेटा यांचं स्वागत सुरेश जैन यांचं स्वागत किशोरजी जैन करतो. हसमुखभाई शहांचं स्वागत सुरेश कंधारकर करतो. मैं निरंजन जुवा जैन अहमदाबाद से हूँ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ. मैं पिछले 15 से अधिक वर्षों से समाज की सेवा में समर्पित हूँ. मैं विभिन्न विषयों पर काम करता हूँ और अनेक संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ. देश में प्रख्यात संस्था भारतीय जैन संघटना की मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ और भारतीय जैन संघटना के द्वारा चलाए जाने वाले अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मिशन का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ और पीजीएस माइनॉरिटी नॉलेज सेंटर का मैं प्रभारी भी हूँ. इस नॉलेज सेंटर में अल्पसंख्यक विषय पर अध्ययन के अलावा रिसर्च का काम किया जाता है और उसके आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों का डिज़ाइन होता है. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किए जाते हैं और उनको हम जो है जन सामान्य तक पहुंचाने का काम करते हैं इस अभियान के तहत, जिसका नाम बीजीएस माइनॉरिटी मिशन है. मैं इसके अलावा भी अन्य अनेक क्षेत्रों में काम करता हूँ. ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी के पिछड़े परिवारों के लिए है, जिसमें 10% का रिजर्वेशन मिलता है. ये विषय से
जनरल कैटेगरी के लोग सामान्यतः अछूते हैं और मेरा प्रयास है कि ये लाभों की जानकारी उन तक पहुँचे। ऐसा मैं प्रयास मेरे कार्यशालाओं के माध्यम से करता हूँ। मैं पूरे देश में भ्रमण करता हूँ, जैन समाज मुझे इनवाइट करता है, निमंत्रित करता है और जो कार्यशाला में जितने भी लोग उपस्थित होते हैं वो मेरे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से लाभान्वित होता है, ऐसा मैं विश्वास भी करता हूँ। इसके अतिरिक्त जो इन दिनों में जिस विषय पर मुख्यतः काम कर रहा हूँ वो है बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के क्या अधिकार हैं या क्या लाभ हैं, उस पर जो है जन जागृति या जन चेतना फैलाने का काम मेरे द्वारा किया जा रहा है। अभी उद्योगों के लिए जिस तरीके का देश में वातावरण है वो उनके लिए बहुत फेवरेबल है। हमारे युवा साथी जो बहुत ही उच्च शिक्षित हैं, टेक्नोक्रेट हैं, प्रोफेशनल्स हैं और कहीं नौकरियां करते हैं, उन्हें हम आह्वान करते हैं कि उनके लिए किन किन तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, भारत सरकार उन्हें किस तरीके के इंसेंटिव्स या प्रमोशन दे रही है जिसका लाभ उन्हें लेना चाहिए, लोन की कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिसको वो अवेल कर सकते हैं, आदि ऐसे अनेक मुद्दों पर जो है उन्हें हम सिर्फ मार्गदर्शन ही नहीं देते, अभी तो ये भी प्रयास करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं कि वे स्वयं का एंटरप्राइज डालें, सिर्फ नौकरी न करें बल्कि कुछ लोगों को नौकरियाँ दें। आज शाम को भी ये कार्यक्रम यहाँ इसी हॉल में होने जा रहा है, जिसके अंदर मैं पूरा मार्गदर्शन MSME से संबंधित अनेक मुद्दों पर चर्चा करूंगा, जिसके अंदर किस तरीके के लोन की सुविधाएं हैं या लोन की स्कीम्स हैं इसकी भी विवेचना होगी। और अलग अलग कैटेगरीज़ के लोग जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या इंडस्ट्री डालना चाहते हैं उन्हें किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं, या जो नए एंटरप्राइज होंगे उन्हें किस किस तरह की सुविधा उपलब्ध होगी या इंसेंटिव्स उपलब्ध होंगे, उस पर भी सारी जानकारी दी जाएगी। महिलाओं के लिए, युवा साथियों के लिए काफ़ी कुछ जो है इस और व्यापारी वर्ग के लिए, अभी व्यापारी वर्ग को भी MSME में ले लिया गया है, तो व्यापारी वर्ग के लिए भी किस किस तरीके के लाभ है इस विषय पर भी हम गहराई से और इन डेप्थ चर्चा व्यापारी वर्ग के साथ करेंगे। भारतीय जैन संगठन की ओर से स्टूडेंट के लिए तो आप बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं, उसके अलावा समाज के लिए आपकी क्या क्या एक्टिविटी है आपकी? देखिए, अगर अल्पसंख्यक विषय की ही बात करें तो हमारे पास जो है, जैसा मैंने अभी कहा, माइनॉरिटी नॉलेज सेंटर के अंदर हम विभिन्न जो है स्कीमों का अध्ययन करते हैं और हमारे राइट्स क्या हैं उस पर भी जो है हम पूरा रिसर्च किया है। और ये अल्पसंख्यक विषय मात्र लाभों का विषय नहीं है, अपितु अधिकारों का विषय अधिक है। किस तरीके के लाभ हमें जो है संविधान ने जो प्रदान किए हैं उस पर रिसर्च किया गया है, उस पर कार्यक्रम बनाए गए हैं और वो भी हम समाज में डिलीवर करते हैं। और शासन लेवल पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार हो, आपको कैसा सहयोग मिलता है? देखिए, सहयोग तो लेने की बात है। जैन समाज, जहाँ तक मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जैन समाज अभी भी जो है लाभ लेने के लिए उतना जागृत नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। सरकार से हम जितना हमें समझ में आता है हम सरकार को पत्र लिखते हैं, पत्राचार करते हैं, कुछ जो है मांगे करते हैं, कुछ जो है हमारी मांगे स्वीकार भी होती हैं। जैसे विद्यार्थियों के लिए डेट बढ़ाने की बात है या डेट एप्लीकेशंस की डेट को एक्सटेंड करने की बात है या और इस तरीके की कोई दूसरी जो पत्राचार आवश्यक है वो हम अवश्य करते हैं। लेकिन जैन समाज जो है वो जागृत हो और हमारे अधिकारों को, जो अल्पसंख्यकता के अधिकार हैं, उनकी मांग सरकार के सामने रखे, ये बहुत आवश्यक है, जिस पर हम प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन लंबा समय लगता है मुझे कि उसमें लगेगा। थैंक यू। जय जैनेंद्र। मेरे हिसाब से मैं पढ़ाई करते करते ही गवर्नमेंट सर्विस में आया हूँ, तो मेरे को पढ़ाई पे बोलना काफ़ी आसान रहता है, पर मराठी में पढ़ाई पे बोलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। इसलिए मैं हिंदी में 2-3 इम्पोर्टेंट बात बोलूँगा कि अगर आप हमारे अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं आगे के लिए, लाइफ के लिए, तो इम्पोर्टेंट है कि वो जिस भी क्लास में है, स्कूल में है, 10th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन में है या फिर 5th या 6th में है, वहाँ से उनको एक्सेल करने की आदत हमको डालनी पड़ेगी। एक्सेल मतलब जो भी काम वो कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो उसमें उनको दे शुड एस्पायर टू बिकम द बेस्ट इन देयर फील्ड विद इन देयर कंपटीशन। जैसे कि कोई 5th क्लास में क्रिकेट खेल रहा है तो उसको क्रिकेट में सबसे अच्छा करना है, ऐसा आपको उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। अगेन अगर वो मैथमेटिक्स में अच्छा करे तो आपको उसमें बेस्ट करने के लिए जाना है, क्योंकि मुझे लगता है एवरेज का बहुत ज़्यादा वैल्यू
ना पहले कभी रहा है पिछले 100-200 साल में, ना आगे के सालों में होने वाला है कि एवरेज जो रहने वाला है वो एवरेज ही रह जाएगा। और उसको फिर जिसको हम चाहते हैं कि वो 10 साल बाद ये अचीव करे, या फिर मैं जैसे IPS में आया, बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। मोदी मुझसे बड़े बड़े लोग पॉलिटिक्स की फील्ड में हैं, सोशल वेलफेयर की फील्ड में हैं, एजुकेशन में हैं, साइंटिस्ट हैं। प्रथम हमारे लातूर जिले की टीम अभय जी शाह, हमारे जिला अध्यक्ष कामदार जी, PP शाह, कंधारकर, महिला आघाड़ी की रामधवे मैडम, किशोर जी, इन सभी यहाँ की टीम को मैं उनके श्रम को, उनके मेहनत को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज की इस मीटिंग का एक विशेषता में मुझे महसूस हुई है, सुनील जी, पूरे महाराष्ट्र का हम टूर कर रहे हैं, मगर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का जो आयोजक रहता है, जो जिलाध्यक्ष रहता है, जो प्रमुख रहता है, वो हमारे साथ मंच के ऊपर विराजमान रहता है। लेकिन यहाँ के जो हमारे आयोजक है, जो जिला प्रमुख है, कई कामदार साहब, हमारे PP साहब, अभय साहब, ये मंच पे न रहते हुए समाज के साथ है, पब्लिक के साथ है, जनता के साथ है। निरंजन जी जुआ जो पिछले 8-10 साल में हमारे समाज के लाखों लोगों को माइनॉरिटी के विषय में, उसके साथ साथ हमारे समाज के विद्यार्थियों के लिए उनको माइनॉरिटी का शिष्यवृत्ति दिलवाने के लिए ये पूरा देश में एक जन जागरण, जन आंदोलन के रूप में निरंजन साहब इस अभियान को पूरे देश में कर रहे हैं। और मैं तो कहना चाहूंगा कि निरंजन जी जुआ जो हमारे बहुत से कार्यक्रम हैं, बहुत से बड़े बड़े कार्यक्रम भी होते हैं, मगर इस अभियान को, इस कार्यक्रम को मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। हमने पूना में लेके गए तो पूरे देश में कहीं पर भी हमारे कार्यक्रम होते हैं तो सबसे पहले जो है तो लातूर, उस्मानाबाद, किलारी का नाम उल्लेख होता है। तो मैं SP साहब कहना चाहूंगा कि भूकंपग्रस्त के, पूरग्रस्त के, आत्महत्याग्रस्त के हजारों बच्चे का भविष्य जैन संगठन बना रही है। उसके साथ साथ अभी जो कोविड से बच्चे जो अनाथ हुए, जिनके मदर चले गए, जिनके फादर चले गए, इस तरह के अनाथ बच्चे कोई भी समाज के हो, मैं महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते संपूर्ण महाराष्ट्र में से सर्वे भी हो चुका है हमारा, और पूरे महाराष्ट्र में से 700 अनाथ बच्चे जो कोविड से जो अनाथ हुए, उनको हम पूना में जो हमारा बहुत बड़ा शैक्षणिक प्रकल्प है, वहां पर प्रवेश दे करके उनका 5वीं कक्षा से उनका 12वीं तक उनका शिक्षण, रहना, खाना पीना, कपड़े लत्ते, ये सब कुछ निःशुल्क किया जाएगा। जीरो से हीरो बनने का कार्य जैन समाज के माध्यम से हो रहा है। और मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि आज शाम को 5:30 बजे उद्योजक व्यापारियों के लिए MSME के अंतर्गत जो करोड़ों रुपए की योजना हमारे उद्योजक व्यापारियों के लिए, उसके भी विशेषज्ञ निरंजन जी जुआ है, और हमारा समाज अधिकांश लोग व्यवसाय से जुड़े हुए। मेरा सभी से निवेदन है कि शाम की 5:30 की सभा जो गवर्नमेंट से जो बेनिफिट्स उद्योजक लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, वो सभा में सभी लोग उपस्थित रहने का मैं आपको विनती करता हूँ। Kambur, Professor Rupti Prajna. Okay.
आदरणीय सुनील जी उपस्थित असल्याचे कांबोज श्रुती यांचं हार्दिक स्वागत करण्यात येत आहे. सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये चांगले मार्क घेतलेले आहेत आणि बेस्ट टीचर त्यांच्या पुढच्या भविष्यात आहेत. पृथ्वी गर्दीच्या असेल उद्गीरकर यश वर्धमान आहेत ते ग्रँडसन सत्कार होतं. हार्दिक कॉंग्रॅच्युलेशन. फॅमिलीतर्फे मदत करत आहेत. श्री निरंजित जुआ साहेबच्या हस्ते त्याला स्वागत करत होतं. आज करतो. और एक बार एक आहेत आणि पूर्ण शाळेचे तो बेस्ट स्टुडंट म्हणून यावर्षी त्याला अवॉर्ड मिळालाय. कांबोज उन्नती सुनील. निरंजन जुआ हे एक ऋषितुल्य व्यक्तिमत्वच म्हणावे लागेल. कारण ते अत्यंत मितभाषी व अभ्यासू व्यक्ती म्हणून यावेळी अनेकांना भावले. यावेळी आयोजकाच्या वतीने त्यांचा स्मृतिचिन्ह माल्यार्पण करून सत्कार करण्यात आला. तर यावेळी त्यांनी विनम्रपणे माल्यार्पण व प्रशस्ती कुठलेही सत्कार त्यांनी स्वीकारण्यास नकार दिला. अशा या ऋषितुल्य व्यक्तिमत्वाने लातूरकरांची मने जिंकली असेच म्हणावे लागेल. श्रीमान BGS के राज्य अध्यक्ष श्रीमान हस्तिमल जी बंग, श्रीमान सुनील जी कोटेचा, सुमतीलाल जी छाजेड़, सुरेश भाई जैन, गुरुकर जी, कमल भाई चापसी, नीरज भाई पारक और BGS लातूर के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों एंड ऑफ कोर्स विद्यार्थीगण, मैं आपका इस कार्यशाला में भारतीय जनसंख्या के माइनॉरिटी नॉलेज सेंटर की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ. साथियों, जैसा कि आपको जानकारी दी गई थी, ये आज की कार्यशाला इसमें दो मुख्य रूप से सब्जेक्ट्स हैं. एक तो माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकता और दूसरा EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन. अभी अल्पसंख्यकता के बारे में तो थोड़ा बहुत हम सब जानते हैं कि भाई हमें कब अल्पसंख्यकता मिली, कौन कौन सी योजनाएं बच्चों को शिष्यवृत्ति मिलती है. बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैन समाज को जो है थोड़ी बहुत जानकारी है. लेकिन ये जो दूसरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इससे मैं ऐसा मानता हूँ कि लगभग जैन समाज अनभिज्ञ है, जबकि इसका बहुत बड़ा लाभ भी जैन समाज के युवाओं को और विद्यार्थियों को मिल सकता है. तो आज हमने ये दोनों विषय कवर किए हैं. वैसे तो अल्पसंख्यक जो विषय है
ये बहुत गूढ़ और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सिर्फ लाभों का सब्जेक्ट नहीं है, उससे भी जो महत्वपूर्ण है वो अधिकारों का विषय है। लेकिन अधिकारों पर तो आज चर्चा करना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें अधिकार भी अलग अलग हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अधिकार, हमारे धार्मिक अधिकार, तो उसके लिए जो है अलग अलग कार्यक्रम हैं। लेकिन आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विद्यार्थियों को मिलने वाले लाभों पर हम चर्चा करेंगे। और मैं पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए हम सीधा, क्योंकि आज कार्यक्रम बहुत लेट हुआ है, मैं थोड़ा संक्षिप्त भी करूँगा और हम सीधा विद्यार्थियों पर आते हैं और विद्यार्थियों को आइए देखते हैं किस तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं। ये 5 क्षेत्र हैं जिनमें विद्यार्थियों को लाभ मिलते हैं, जिसमें पहला है शिष्यवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल असिस्टेंस। कुछ केस के अंदर कुछ एक योजना ऐसी है कि जिनके अंदर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को एक मुश्त जिसे कहते हैं वो सहायता, आर्थिक सहायता देने का या वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। एजुकेशन लोन कम ब्याज दर के ऊपर शिक्षण कर्ज अब जो है महाराष्ट्र में उपलब्ध है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को। और कुछ एक ऐसी योजना है कि यदि विदेश के अंदर विद्यार्थी पढ़ रहा है और उसने एजुकेशन लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा जो एमफिल या पीएचडी करने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें फेलोशिप देने का प्रावधान है और फ्री कोचिंग भी इस अल्पसंख्यक योजनाओं के अंदर इसका भी शुमार है। आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्कॉलरशिप की। मैं इस पर बातचीत करूं उसके पहले एक क्लैरिटी जो है मैं अवश्य या स्पष्टीकरण सभी श्रोताओं को मैं देना चाहता हूं कि देखिए, अल्पसंख्यक विषय को या तो जैन समाज ने ठीक से समझा नहीं, जो भी कारण रहे हों, और यदि हमने समझने का प्रयास भी किया है तो इस संदर्भ में किया है कि क्या सरकार जो देती है वो हमारे पॉकेट में आ सकता है क्या। ये जो है हमारी सोच अल्पसंख्यक विषय को लेकर रही है। लेकिन यहाँ मैं मेरी बात प्रारंभ करूँ उससे पहले ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक विषय में सरकार बहुत कुछ देती है, लेकिन वो ऐसे परिवारों को देती है जिनकी वास्तव में वो ज़रूरतमंद हैं, उनकी शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक जो है अपलिफ्टमेंट की नीड है, उनका कहीं उन जो है विकास किया जा सके, इस तरह की योजनाएं हैं। तो जो जैन समाज का अधिकांश जो भाग है वो एलिट क्लास है, सक्षम है, संपन्न परिवारों का है। लेकिन हमारे यहाँ 30% परिवार जैन समाज में ओवरऑल ऐसे भी हैं जो ज़रूरतमंद हैं या गरीबी रेखा के आसपास रहते हैं। ये योजनाएं मुख्य रूप से उनके लिए है। यदि आप जो हैं मैं देख रहा हूँ, मैं फेस रीड कर सकता हूँ, यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं उसमें लगभग सक्षम जो है वो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भावना लेकर जब आप यहाँ से उठें तो ये भावना नहीं है कि हमारे मतलब का तो कुछ था नहीं, आपके मतलब का ही है। आपके माध्यम से उन लोगों तक ये सारी, क्योंकि इस हॉल में तो पूरे लातूर को बुलाया नहीं जा सकता, इसलिए आपके माध्यम से जो सूचनाएं या जो समझ आपको यहाँ आ रही है वो उन लोगों तक या उन विद्यार्थियों तक या उन बेनिफिशियरी तक पहुँचाना आवश्यक है। उसके लिए आप बहुत अच्छा माध्यम बन सकते हैं। मैं इस विश्वास के साथ मेरे इस प्रेजेंटेशन को प्रारंभ करता हूँ। भारत सरकार की विविध योजनाएं हैं और वो जो योजनाएं हैं सब ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है और सिर्फ 4 महीने के लिए या 3.5 महीने के लिए ऑनलाइन डेट्स खुली रहती हैं। जब इस हर शैक्षणिक वर्ष में जब शैक्षणिक वर्ष शुरू होता है, एकेडमिक ईयर शुरू होता है, उस समय ये शुरू होती हैं। आप जानते हैं कि अपने यहाँ अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक जो है वो एडमिशन्स होते हैं। तो जुलाई से लेकर सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक ये डेट्स खुली रहती हैं एप्लीकेशन करने की स्कॉलरशिप्स के लिए। देखिए, वही मैंने इस स्लाइड के अंदर आपको सूचना दी है। रेड इंक के अंदर जो मैंने यहाँ मेंशन किया है ये योजनाएं हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एंड मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। इसकी जो डेट्स खुली रहेंगी वो 30 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। और सेकेंड बुलेट में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एंड बेगम हजरत नेशनल स्कॉलरशिप ये 30 सितंबर तक खुली हुई हैं। अभी ये एक लातूर के जैन समाज के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है ये वर्कशॉप कि जो है सारी योजनाओं को हम समझें और इसका जो है लाभ समाज तक पहुंचे। देखिए, एक बात है कि जो सरकार देती है वो निश्चित रूप से हमें लेना चाहिए यदि हम पात्रता रखते हैं, और जो है जो लोग पात्रता रखते हैं उन्हें हम किस तरीके से सहायता करें कि वो ये लाभ ले सकें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए।
अभी मैं 4 योजनाओं की पहले बात करूंगा और फिर उसके जो नियम और कायदे जो हैं वो संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद हम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करेंगे। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, ये स्कीम का नाम है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये पहली से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए हैं। जो बालक पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके परिवार की आय, अपने यहाँ महाराष्ट्र में बोलते हैं उत्पन्न का जो दाखिला है उनके पास वो 1 लाख रुपए वार्षिक से कम का होना चाहिए, तो वो पात्रता रखेंगे और वो एप्लीकेशन कर सकेंगे। इसमें 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के विद्यार्थियों को फीस के पेटे 4,000 रुपया और 1,000 रुपया मेंटेनेंस अलाउंस, इस तरीके से अधिकतम 5,000 रुपये वर्ष की शिष्यवृत्ति देने का प्रावधान है। और यदि विद्यार्थी हॉस्टलर है जो छात्रावास में, क्योंकि 6ठी क्लास के बाद पे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे गांवों से निकलकर तालुका प्लेस पर आते हैं पढ़ने के लिए, वहीं देकर पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को हॉस्टलर कहा जाएगा। और ऐसे हॉस्टलर विद्यार्थियों के लिए ये जो मेंटेनेंस अलाउंस है, डे स्कॉलर के लिए जहाँ 1,000 रुपया था, हॉस्टलर्स के लिए ये 6,000 रुपया है। यानी एक जो विद्यार्थी हॉस्टलर है उसे अधिकतम 10,000 रुपये की शिष्यवृत्ति प्रति वर्ष मिल सकती है। तो ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में इसे फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहली से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए, ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है, उन विद्यार्थियों को जो 6ठी कक्षा से 10वीं कक्षा तक हैं, उन्हें यदि डे स्कॉलर हैं तो 5,000 रुपया अधिकतम मिल सकता है, और यदि हॉस्टलर हैं तो 10,000 रुपया अधिकतम मिलेगा। और पहली से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए सिर्फ मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, जो कि यहाँ पर 1,000 रुपया है। पहली से 5वीं के विद्यार्थियों को सिर्फ 1,000 रुपया प्रति वर्ष। इस योजना में ऐसे कोर्स जो टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो शामिल नहीं है, क्योंकि उन्हें तीसरी योजना जिसकी मैं चर्चा आगे करूँगा उसमें शामिल किया गया है। तो जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए समझें, डिप्लोमा कर रहे हैं, 11वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं, या अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, LLB, इस तरीके के जितने भी कोर्सेज हैं वो सब इस योजना में शामिल है अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए, और वो लाभ ले सकते हैं शिष्यवृत्ति का, प्रोवाइडेड उनके परिवार की आय 2 लाख रुपए से कम है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में 1 लाख रुपया थी, लेकिन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में ये जो है उत्पन्न का जो प्रमाण है या आधार है वो 2 लाख का है। इसमें देखिए किन किन विद्यार्थियों को क्या मिल रहा है। 7,000 रुपया 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को उन्होंने जो फीस जमा की है उसके पेटे मिलता है। और यदि आप नीचे मेंटेनेंस अलाउंस में देखेंगे तो 2,300 रुपया, मेरा कर्सर जहाँ है अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप देख पाएंगे 2,300 डे स्कॉलर, यानी 11वीं 12वीं के विद्यार्थी को 7,000 प्लस 2,300 यानी 9,300 रुपया 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी को मिलेगा यदि वो डे स्कॉलर है तो। लेकिन यदि वो हॉस्टलर है तो उसे 3,800 प्लस 7,000 यानी 10,800 रुपया जो है मैक्सिमम शिष्यवृत्ति में मिल सकता है। इसी तरीके से जो ITI में है, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट के अंदर हैं, या वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर हैं, या और किसी स्किल ट्रेनिंग के अंदर हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए, उन्हें विद्यार्थी नहीं कहिए, उन्हें प्रशिक्षणार्थी कहना ज़्यादा अच्छा है, ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ऐसे ट्रेनर्स हैं, उनके लिए 10,000 रुपये साल की जो है स्कॉलरशिप है। और उन्हें भी अगर डे स्कॉलर हैं तो 3,000 रुपया मेंटेनेंस अलाउंस है और 5,700 रुपया हॉस्टलर के लिए है। यानी ITI में या वोकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला विद्यार्थी डे स्कॉलर है तो 13,000 पर ईयर, और यदि हॉस्टलर है तो 15,700 15,700 ये उसको अधिकतम शिष्यवृत्ति मिल सकती है। इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट हैं जो UG, PG या डिप्लोमा आदि कोर्सेज कर रहे हैं, उनको जो है फीस के पेटे 3,000 रुपया, और उन्हें भी जो है स्कॉलरशिप वही मिलेगी जो सेकंड बुलेट के अंदर है, 3,000 फॉर डे स्कॉलर और 5,700 रुपया फॉर हॉस्टलर्स। इस तरीके से ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है जिसमें 11वीं कक्षा से लेकर ऊपर तक के जितने भी कोर्सेज हैं, अगर अल्पसंख्यक विद्यार्थी है तो इनके अंदर वो पात्रता रखेगा, प्रोवाइडेड परिवार की आय 2 लाख रुपए से कम है। अभी इस स्कॉलरशिप इसके अंदर ऐसे विद्यार्थी जो टेक्निकल और प्रोफेशनल हायर एजुकेशन के अंदर है, इसका मतलब सीधा कोर्स की बात करें तो MBBS हो सकता है, या इंजीनियरिंग हो सकता है, या MBA हो सकता है, CA, CS, इस तरीके के जितने भी कोर्सेज हैं वो मेरिट कम मीन्स के अंदर समाहित किए गए हैं। इसमें परिवार की आय का जो धोरण है वो 2.5 लाख रुपया है, 2.5 लाख।
इस तरीके से प्री मैट्रिक में 1 लाख था, पोस्ट मैट्रिक में वो 2 लाख था और यहाँ पर वो 2.5 लाख रुपया है। ऐसे विद्यार्थियों को फीस के पेटे फिक्स है 20,000 रुपया मिलता है और उन्हें जो मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा, अगर डे स्कॉलर है तो 5,000 रुपया और हॉस्टलर है तो 10,000 रुपया, यानी एक विद्यार्थी को मिनिमम 25,000 रुपया मिल रहा है और अधिकतम 30,000 रुपया मिल सकता है। अभी आप यहाँ अल्पसंख्याक विषयाचे गाडे अभ्यास व राष्ट्रीय प्रमुख निरंजन दुआ जैन यांनी दृकश्राव्याच्या माध्यमातून अत्यंत अभ्यासपूर्ण अशी माहिती देत उपस्थितांची मने जिंकली। ऐसे इंस्टीट्यूट में है जो देश के 85 प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, एक लिस्ट है प्रीमियर इंस्टीट्यूट की जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर लगी हुई है। यदि विद्यार्थी उसमें पढ़ रहा है और मेरिट कम मीन्स में अप्लाई कर रहा है तो उसे जितनी भी फीस भरी है, चाहे वो कुछ लाख रुपए क्यों ना हो, वो पूरी की पूरी वापस देने का प्रावधान। अभी कोविड काल के अंदर में, कोविड शुरू हुआ उसके पहले ही मैं जलगांव गया था और इसी तरीके का वर्कशॉप ले रहा था। वहाँ के एक सज्जन ने पूरा सुना और उनकी बेटी जो है अगले साल ही IIM बेंगलोर में उसका एडमिशन हुआ। 10,60,000 फीस थी, उसे जो है 10,60,000 और 10,60,000 दोनों वर्ष उसे जो है वो पैसा रियम्बर्स हुआ। तो ये जो 85 इंस्टीट्यूट प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, इनमें मोस्टली जितने भी IIMs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो लगभग हर राज्य में एक है, और इसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो इंजीनियरिंग का जो है इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थी जो है प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आएंगे। इसके अलावा निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी या NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, इस तरीके के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसकी लिस्ट अगर आप चाहें तो ये लास्ट में देखिए www.minorityAffairs.gov.in, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की अल्पसंख्यक मंत्रालय की वेबसाइट है। इस पर जाकर आप जो है होम पेज के ऊपर स्कीम्स में जाएंगे, स्कीम्स में आप देखेंगे कि स्कॉलरशिप नजर आएगा। स्कॉलरशिप को क्लिक करेंगे तो 3 योजनाएं खुलेंगी, जिसमें पहला प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स और चौथी बेगम हजरत महल। मेरिट कम मीन्स को यदि आप क्लिक करेंगे तो उसका जो होम पेज खुलेगा उसमें कुछ बुलेट्स के अंदर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, इंस्टीट्यूट एलिजिबल फॉर 100% फी रिफंड, ये इस तरीके का मिलेगा। यदि उसको आप खोलते हैं तो जो 85 इंस्टीट्यूट हैं प्रीमियर इंस्टीट्यूट, उसकी लिस्ट आपको नजर आएगी। पार्ट 1 और ब्रैकेट में लिखा है DTE, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसमें इंजीनियरिंग और इस तरीके के कोर्सेज के विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्य की स्कॉलरशिप योजनाएं जो माइनॉरिटीज़ के लिए हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ एडवांटेजेस भी हैं। वो पहला तो ये कि इनकम की आय जो है उसका धोरण 8 लाख रुपया है। जो केंद्र सरकार की योजनाओं में अप्लाई नहीं कर सकते उन्हें जो है यहाँ अप्लाई करना चाहिए। 8 लाख के अंदर काफ़ी परिवार जो हैं वो कवर्ड हो जाते हैं। ये बात जरूर है कि महाराष्ट्र सरकार की जो योजनाओं के अंदर स्कॉलरशिप का हमारा कोटा है वो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ चांस लेने जैसा है। और इसमें कुछ शर्तें हैं कि विद्यार्थी इंजीनियरिंग या इस तरीके के कोर्स जो हैं वो महाराष्ट्र से ही कर रहा है। यदि महाराष्ट्र के बाहर एडमिशन लिया है तो वो एलिजिबल नहीं होगा इस योजना के लिए। 25,000 रुपया शिष्यवृत्ति मिलती है। बोनाफाइड स्टूडेंट होना चाहिए। यदि रेगुलर स्टूडेंट, पार्ट टाइम या जिसे कहते हैं ना कि डिस्टेंट लर्निंग से हम पढ़ रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दूसरी योजना है DMER, स्टेट माइनॉरिटी स्कॉलरशिप पार्ट 1, DMER यानी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी जो विद्यार्थी MBBS या पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थी शिष्यवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी भी आय का धोरण 8 लाख रुपया है। और ये विद्यार्थी यदि महाराष्ट्र के बाहर भी पढ़ रहे हैं तो वो एलिजिबल है एप्लीकेशन करने के लिए। शिष्यवृत्ति 25,000 रुपया है। बोनाफाइड स्टूडेंट होना चाहिए और उनका एडमिशन CET के माध्यम से होना चाहिए। जो सिस्टम है एडमिशन का, उसके माध्यम से यदि एडमिशन हुआ है तो एलिजिबिलिटी है शिष्यवृत्ति मिलने के लिए। ये तीसरी योजना है पार्ट 2 DHE यानी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इसमें जो बच्चे डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए योजना है। बाकी जो है टर्म्स कंडीशन सब एक जैसी हैं। इसमें 5,000 रुपया शिष्यवृत्ति है।
अभी मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे तो जो मैंने अभी कुछ 8 बताए थे डॉक्यूमेंट वो ही लगते हैं, लेकिन इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है। महाराष्ट्र राज्य का ही विद्यार्थी होना चाहिए, वो डोमिसाइल महाराष्ट्र का होना चाहिए। तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो तहसील ऑफिस से मिलता है, वो अगर नहीं होगा तो जो है आप एप्लीकेशन नहीं कर सकेंगे। बाकी सारे के सारे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या आधार कार्ड और कुछ वो सब घर के अंदर जो है हमारे पास होता है। इस तरह की ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है महाराष्ट्र राज्य में भी, ये इसकी वेबसाइट है और ये इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में हर साल जो है एप्लीकेशन ओपन होती है, इसका लाभ लिया जा सकता है। हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला याबद्दलच्या आपल्या प्रतिक्रिया कॉमेंट्स बॉक्समध्ये जरूर नोंदवा। माध्यम वृत्त या चॅनलला आपण लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद। मी गोपाळ कुलकर्णी, माध्यम वृत्त सेवा।